हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ममता कालिया एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने कथा लेखन की दुनिया में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया हुआ है। हिंदी के कथा साहित्य के पाठक इनके लेखक को बड़ी उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं पाठकों को ऐसी रचना संसार से अवगत कराती हैं जिसका निवासी स्वयं पाठक है। दोस्तों, दौड़ आज के उस मनुष्य की कहानी है जो बाजार के दबाव, समूह, उनके परोक्ष अपरोक्ष मारक तनाव, आक्रमण और निर्ममता तथा अंधी दौड़ में नष्ट होते मनुष्य के आसन खतरे में पड़े मनुष्य को उजागर करती है। यह रचना मनुष्य की पारस्परिक संबंधों की परंपरा और पड़ताल करती है। ममता कालिया ने इस उपन्यास में पात्रों और उनकी जीवनगत परिस्थितियों के माध्यम से इतना कुछ कह दिया है कि यह रचना आज के मनुष्य चरित्र की प्रामाणिक आलोचना लगती है। तो दोस्तों, आज हम ममता कालिया के उपन्यास दौड़ में जिंदगी के उत्सव में छिपी हुई विडंबनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और पढ़ते हैं ममता कालिया के उपन्यास दौड़ में मनुष्य की विडंबनाएं। दोस्तों, वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में बाजारवाद के चलते अर्थ पर आधारित भौतिकवादी सभ्यता का विकास तीव्र गति से हो रहा है और इस बाजारवाद में रुपयों के साथ साथ मनुष्यों का भी अवमूल्यन हो गया है। आज के दौर में जो पैसा है, इसने सभी के जो प्रेम संबंध है, आपस में स्नेह के संबंध है, इनको खत्म सा कर दिया है। मनुष्य सर्व से सिमटकर स्व में केंद्रित होकर रह गया है और जो ये इस तरह की स्थिति है, इसमें रिश्ते तो वही हैं, अर्थात रिश्तों के बोझ को ढोने वाले शब्द तो वही हैं, किंतु जो उनके असली अर्थ हैं उनके मायने बदल गए हैं। और इसमें स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए जो आज का युवक है, वो कैरियरिज्म का झूठा आवरण ओढ़कर इन स्थितियों के जो दुष्परिणाम आगे आएंगे उनसे अनजान है। ममता कालिया का अधुनातन उपन्यास दौड़, यह जिंदगी के उत्सव में छिपी इन्हीं विडंबनाओं का अत्यंत बारीकी से जायजा लेने वाला सशक्त उपन्यास है। ममता कालिया ने इस उपन्यास में राकेश रेखा, पवन स्टेला, अभिषेक राजुल एवं सघन के इर्द गिर्द ऐसी कथा बुनी है जो शहरों की तेज दौड़ती जिंदगी में सामान्य होती जा रही है। दोस्तों, माता पिता पहले तो अपने बच्चों को इस दौड़ में धकेल देते हैं क्योंकि वो उन्हें सबसे आगे देखना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि वे अपने परिवार से, अपने रिश्तों से दूर होते जाते हैं, तो उस समय उनको पहचान पाना मुश्किल होता है और यहीं से माता पिता की व्यथा शुरू हो जाती है। इसी तरह इसी उपन्यास में राकेश अपने बड़े बेटे को अपने जैसा आदर्शवादी नहीं बनाना चाहते, इसलिए उसे एमबीए करवाते हैं और फिर पवन भी इस अंधी दौड़ में शामिल हो अभिमन्यु बन जाता है, जिसे इन कंपनियों के चक्र में प्रवेश की विधि तो मालूम है, किंतु इस चक्र से बाहर कैसे निकलना है उसको वह नहीं आता। वहीं दूसरी ओर राकेश के मन में अपने छोटे बेटे सघन को पवन से भी अधिक कामयाब देखने की ख्वाहिश है। फिर सघन भी विदेशी वायरल की चपेट में आकर ताइवान चला जाता है और फिर जब हद तो तब हो जाती है जब उसके पिता उससे वहां की गंदी राजनीति के चक्कर को छोड़कर अपने देश वापस आने को कहते हैं, परंतु सघन तो इसके बदले भी पिता से 30 से 40 लाख रुपयों की मांग करता है। दोस्तों, अब इतनी बड़ी रकम पिता कहां से देते, वो मना करते हैं, तो सघन अपने ही पिता से उनके जीवन में जो उन्होंने व्यय किए हैं, खर्चे किए हैं, उनका हिसाब मांगने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। और दूसरी ओर शरद कंपनी में मिलने वाली हर जो कंपनी में उसका जो भी उसका अपमान होता है उसको तो वो बर्दाश्त कर लेता है, किंतु अपने पिता द्वारा कही गई
छोटी से छोटी बात भी उसके अहम को ठेस पहुंचाती है और वह कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आज माता पिता की अवस्था भीष्म के समान हो गई है। ये उन लोगों द्वारा ही उपेक्षा के पात्र बन गए हैं जिन पर वे सबसे ज्यादा अपना प्यार लुटाते हैं। आज की युवा पीढ़ी भौतिकतावादी संस्कृति के चलते अपने परिजनों को समस्त संसाधन उपलब्ध कराकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेती है, लेकिन वास्तव में जो उनके माँ बाप हैं, उनको जो प्यार चाहिए, अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह उनको उससे वंचित कर देते हैं और अपने माता पिता को आजीवन अकेलापन दे देते हैं। अब आप इस कहानी में देखिए, कॉलोनी के सोनी जी की जब मृत्यु की सूचना उनके इकलौते बेटे को दी जाती है तो वह अपने भविष्य के, अपने कैरियर के बारे में सोचकर फोन पर अपनी माँ को कहता है कि माँ, हम तो आज लुट गए, आप ऐसा कीजिए किसी और को अपना बेटा बना लीजिएगा और अब पिताजी का दाह संस्कार करवा दीजिएगा, और जो घर है उनको अनजान लोगों के भरोसे उसको मत छोड़ना। दोस्तों, भारतीय समाज की एक विडंबना रही है कि वह एक पुत्र की लालसा करता है क्योंकि वह एक दिन अपने माता पिता को मुखाग्नि देगा और उनको मोक्ष प्रदान करेगा। यह भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। परंतु जहां सिद्धार्थ जैसे बेटे मानवीय संवेदनाओं को देखो किस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने पिता के दाह संस्कार में भी नहीं जाते। उपभोक्तावाद, बाजारवाद, व्यवसायीकरण की चकाचौंध में उलझकर आज का युवा वर्ग उस अमूल्य निधि को नष्ट करने पर तुला है जिसे वह किसी भी मायने में प्राप्त नहीं कर सकता। क्या सिद्धार्थ अपने पिता को पुनः प्राप्त कर लेगा? नहीं। क्या वह अपनी माँ के दिल पर किए गए घावों पर किसी भी प्रकार का मरहम लगा सकता है? अब जब यह हादसा होता है तो उस कॉलोनी के लोग बुरी तरह डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद भी पता नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अब वो क्या करते हैं, जो अपने मरने के बाद उन्हें सामान चाहिए होता है, उस सामान को जो कि उनके बच्चों को लाना चाहिए, उसे वे जीते जी ले आते हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि मृत्यु के समय उनके बच्चे उनके पास आ पाएंगे। क्या आज का युवा वर्ग इस अंधी दौड़ में इस खोए हुए विश्वास को फिर से प्राप्त करने की क्षमता रखता है? ममता कालिया के इस उपन्यास में बहुत से प्रश्न पाठकों के सामने उभर कर आते हैं। क्या यह युवा वर्ग भविष्य में अपने बच्चों से किसी प्रकार की उम्मीद लगाने का हकदार है? दोस्तों, पवन अपने ही शहर में नौकरी करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसके लायक नौकरी उसके शहर में नहीं है। उसके लिए संस्कृति कोई मायने नहीं रखती। वह अपनी माँ से मिलने अपने शहर इलाहाबाद आता है और जिस पानी को पीकर वह बड़ा हुआ है उसी पानी को वह पीने से मना कर देता है और अपनी माँ को कहता है कि गंगा का पानी आप क्यों पीते हैं, एक्वागार्ड क्यों नहीं लगाते। पवन के लिए अपने ही देश शहर का पानी जहर बन चुका है। वह अपने ही देश में परदेसी हो गया। इस नवीन हवा ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। आज माँ का अपने बच्चों के प्रति उनके आशीष से नहीं बल्कि ग्रीटिंग कार्ड के सामान्य टुकड़े से जाना जाता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते जितनी भी मानवीय संवेदनाएं हैं, इनका निरंतर ह्रास होता जा रहा है। अब पवन को ही देख लीजिएगा, वह विवाह के पश्चात अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर चेन्नई जा रहा है और उसकी जो पत्नी है, नवविवाहिता है, वह स्टेला जो है अहमदाबाद में लेकर रहकर ही अपना व्यवसाय संभालेगी। जब वह अपनी नई नौकरी के लिए जाता है तो उसके पिता कहते हैं कि तुम अपनी तरक्की के लिए अपनी पत्नी और कंपनी दोनों को छोड़ दोगे, किंतु इस पर पवन कहता है कि यह कंपनी जिसने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया वह उसके लायक नहीं है। और स्टेला की बात रही, उससे तो उसने शादी ही इसलिए की थी कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी थी और कहता है कि मैं उसे स्टेला को तो मुझसे फोन पर ही बात करने का समय मिल जाए तो वही बहुत है। वही पुरानी कंपनी जिसने उसे एक आधार प्रदान किया, अब वह जब घाटे में आ गई
तो वह उसे बीच में छोड़कर ही जाना चाहता है। आज तो सभी, चाहे वे रिश्ते हों या कंपनी, केवल सीढ़ी मात्र ही रह गए हैं। पवन इसकी रचना सघन जब पराये मुल्क में गंदी राजनीति में फंस जाता है तो पवन इसकी सूचना अपने परिजनों को दे देता है और सोचता है कि उसने अपने बड़े भाई होने का फर्ज पूरा कर लिया। और वही सघन तो इस औपचारिकता से भी परहेज करता है और वापस अपने देश आने के लिए अपने ही पिता से मुंह मांगी रकम मांगता है और उनसे उनके खर्चों के पाई पाई का हिसाब भी मांगता है। आज का जो बदलता हुआ परिवेश है, इसमें केवल माता पिता भाई बहनों के रिश्तों में ही परिवर्तन नहीं आया है, अपितु इसने पति पत्नी जैसे मधुर संबंधों की कसौटी को भी पलट कर रख दिया है। दाम्पत्य जीवन का केंद्र बिंदु हो गया है आर्थिक आत्मनिर्भरता। जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है उसी के पास समस्त अधिकार हैं। किसी भी सफल दाम्पत्य के मूल में निहित जो सिद्धांत है दोस्तों, वह सिद्धांत है समझौता। किंतु यह समाज केवल स्त्री से ही समझौता, त्याग, ममता, धैर्य, सहनशीलता और समर्पण की मांग करता है। राजुल जैसे नौकरी पेशा स्त्री इस समझौतावादी दृष्टिकोण के चलते न केवल अपनी नौकरी छोड़ देती है बल्कि अपना अस्तित्व भी खो बैठती है और अंत में वह इस बात के लिए पछताती भी है। आज के दौर में स्त्री आर्थिक रूप से स्वावलंबी है और उसका स्वयं का अपना अलग एक अस्तित्व है। यदि वह भारतीय समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण भी करती है तो सिवाय पश्चाताप, उपेक्षा एवं असुरक्षा की भावना के उसे कुछ हासिल नहीं होता। इस उपन्यास में लेखिका अभिषेक और राजुल के माध्यम से इसी भावना को स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं। और फिर समन्वय की बात भी करें तो आज का समन्वय पवन और स्टेला की भांति एक दूसरे से दूर रहकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, यह आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। लेखिका ने इस उपन्यास में दो पीढ़ियों के माध्यम से आज की कटु वास्तविकता को बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आप देखिए, पहली पीढ़ी है राकेश, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो खोखली परंपराओं एवं मान्यताओं की श्रृंखलाओं को तोड़ता है और फिर प्रेम विवाह करता है। और उसकी पत्नी स्कूल और घर दोनों का निर्वाह बड़ी ही कुशलता से करती है। दोनों ही आधुनिक हैं किंतु अपनी नींव से फिर भी वे जुड़े रहते हैं और इतना ऐसा नहीं है कि वो अपनी सफलता के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और कोई ऐसा मूल्य चुका रहे हैं जिसकी वो भरपाई पूरी जिंदगी ना कर सके। वो अपने मूल, अपनी जड़ से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, दूसरी पीढ़ी आती है पवन और सघन की, जो नई एवं विकासशील संस्कृति को तो अपनाते हैं किंतु अपनी जड़ों से बिल्कुल अलग होकर। वे सभी को सिर्फ उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो उनके रिश्ते हों, चाहे उनकी नौकरी हो या उनके भाई बहन हो। इसलिए वे अपने पिताजी से कहते हैं कि हर पुरानी चीज आपको श्रेष्ठ लगती है और यह आपकी दृष्टि का दोष है। चीजों को नई नजर से देखना सीखिए, नहीं तो अपने आप पुराने अखबार की रद्दी की तरह टोकरी में फेंक दिए जाओगे। यह है आज की युवा पीढ़ी जो अपने पिता से इस तरह से बोलती है। सघन का बचपन से ही रिश्तों, अध्यात्म, दर्शन, संवेदनाओं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और इसी की ओर संकेत करते हुए राकेश कहते हैं कि ये अपनी जड़ों से कटकर जीने वाले लड़के समाज की कैसी तस्वीर बना रहे हैं। इस प्रकार निरंतर आधुनिक से उत्तर आधुनिक बनने के चक्कर में आज का युवा अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। दोस्तों, ममता कालिया ने इस उपन्यास में पृथकता के जरिए वर्तमान एवं भविष्य के मर्म को समझाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना जीवन में के उत्सव में छिपी विडंबनाओं का वास्तव में ही एक सशक्त चित्रण है। दोस्तों, ममता कालिया ने अपने इस उपन्यास में जीवन की हर छोटी छोटी, हर बड़ी बड़ी बातों को बड़ी बारीकी से पाठकों के सामने उजागर किया है और मानवीय संवेदनाओं का किस प्रकार से आज
ह्रास हो रहा है। इस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात महसूस होती है। तो हम हर रूप में कह सकते हैं कि ममता कालिया एक ऐसी लेखिका हैं जो जीवन की बारीकी को अपने पाठकों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका जानती हैं। दोस्तों, ये हमने जाना ममता कालिया के मशहूर उपन्यास दौड़ की कहानी और दौड़ में छुपी मानवीय संवेदनाओं के विषय में। हिंदी भाषा के और भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम अगले अध्याय में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।